नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है और कौन सी अफवाहें हैं। चलिए आज हम बात करते हैं वैक्सीन की। दरअसल वैक्सीन हम सभी जानते हैं कि उन्हें रिसर्च और टेस्टिंग के बाद कई सालों की मशक्कत के बाद तैयार किया जाता है और हमारे पूरे संसार में इस वक्त अलग अलग देशों के साइंटिस्ट इस वक्त इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए तैयार की जा सके और अगले साल की शुरुआत तक तैयार की जा सके। और इसके लिए कई जो वैक्सीन हैं वो इस वक्त अलग अलग ट्रायल स्टेजेस से गुजर रही हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एक वैक्सीन ट्रैकर के जरिए कि इस वक्त आखिर कौन सी वैक्सीन किस स्थिति में मौजूद है। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये जो कुल वैक्सीन है, करीब 48 वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में है और करीब इनमें से 34 जो हैं वो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में आपको नजर आ रही हैं। फेज 2 में 14 है। फेज 3 जो कि क्रूशियल फेज होता है, जहां हजारों लोगों की टेस्टिंग होती है, वहां 11 पहुंच चुकी है। ये फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग है। सीमित इस्तेमाल यानी कि लिमिटेड यूज के लिए 6 वैक्सीन को अब तक अप्रूवल मिल चुका है। चाइना, रशिया आपको पता ही है, लेकिन पूर्ण अप्रूवल अभी किसी भी वैक्सीन को नहीं मिला है और इसलिए ये अहम हो जाता है कि कोरोना वैक्सीन के जो बड़े बड़े नाम हैं वो इस वक्त किस स्थिति में है, इस पर एक नजर डाल लें। चलिए देखें, आपको बता दें कि सबसे आगे जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसे बना रहा है, और एस्ट्राजेनेका कंपनी है जो इसको प्रोड्यूस करने वाली है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखने को मिला है कि युवाओं और बड़ों में इम्यूनिटी पैदा करता है, ये एस्ट्राजेनेका की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुजुर्गों के लिए भी ये जो वैक्सीन है वो काफी सुरक्षित है। और अब तो सन न्यूज़पेपर में, जो कि ब्रिटिश पेपर है, वहां खबर आई है कि अगले हफ्ते ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि यूके के एक हॉस्पिटल को कि आप तैयार रहिए वैक्सीन के लिए, लेकिन ये सन न्यूज़पेपर की खबर है और कभी कभार ब्रिटिश टैबलॉइड्स की खबर भरोसे के लायक नहीं होती है। ये बात तो हुई ऑक्सफोर्ड की। अब बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की, जो कि अमेरिका की है। वहां पे 3rd फेज का ट्रायल शुरू हो गया है 60,000 लोगों के साथ और उनकी तरफ से ये कहा गया कल कि जनवरी तक इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन मिल जाएगी। ये बड़ी खबर रही है। वहीं चीन की बात करते हैं, वहां सिनोवैक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए पहले ही अप्रूवल मिल चुका था जुलाई में, और अब एक शहर है वहां शाओशिंग, वहां पर 18 से 59 साल के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वैक्सीन मिल रही है। करीब $60 की कीमत पर उन्हें वैक्सीन दी जा रही है और उसके लिए कह रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। और फिर है भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन। फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है और जब ये शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि 28,500 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाएगा, जो कि 18 साल के ऊपर होंगे। तो ये तो हमने आपको अपडेट दिया सब बड़ी वैक्सीन का। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई से जुड़ी हैं। डॉक्टर रमेश, बहुत बड़ी बात है जो कल एस्ट्राजेनेका की तरफ से कही गई है और जॉनसन एंड जॉनसन भी कह रहा है कि हमारी जनवरी में आ जाएगी। वहीं चाइना में तो कुछ लोगों को दी भी जा रही है। तो वैक्सीन को लेकर के अलग अलग देशों की जो स्थिति है वो कहीं तो ऐसा लगता है कि चलिए काफी आगे बढ़ गए, कहीं कहीं ये लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है। यस, आपने ठीक किया है ये वैक्सीन के बारे में। अगर अब देखोगे, अभी इंडिया में 7.5 मिलियन कोरोना केसेस है, बट अभी तक हम लोग सब कोई वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं। जब वैक्सीन आ जाएगा तभी हम ये बीमारी को रोक सकते हैं। इसमें बहुत जल्दीबाजी है, इंडिया में भी नहीं, होल वर्ल्ड में काफी है। आप ठीक तरीके से बताए होंगे कि हमारे पास 88 वैक्सीन ट्रायल्स जो प्री क्लिनिकल के में है, एनिमल्स में हो रहा है, मंकीज में, माइस में, वेयर एज 48 ट्रायल्स हमारा अभी क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस में हो रहा है। अब उसी में 10 खाली फेज 3 में है। तो फेज 3 ट्रायल्स क्या होता है कि हम वैक्सीन्स मरीजों को देते हैं, नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स को देते हैं एंड दूसरे वॉलंटियर्स को नहीं देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये फेज 3 ट्रायल बहुत ही बढ़िया है। इसमें से हम सही ढंग से जान सकते हैं ये वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी में एज आपने बताया, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो फ्रॉम यूके अभी रुक गया था, दोबारा शुरू हो गया।
नेक्स्ट जॉनसन एंड जॉनसन यूएस से जो ट्रायल वैक्सीन का है वो भी रुक गया था कि किसी एक मरीज का प्रॉब्लम हो गया, बट अभी ड्रग कंट्रोल से उनको क्लियर कर दिया। लेट्स कम टू इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा है, अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका हैज टाइड अप विद सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और दोनों मिलकर के इंडिया में फेज 3 शुरू कर दिए हैं। एंड भारत बायोटेक ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से एक साथ जोड़ करके अपना नया एक मेड इन इंडिया वायरस वैक्सीन फॉर द वायरस अभी शुरू हो गया है। वो बढ़िया है, अभी फेज 3 का अभी अप्रूवल मिल चुका है। उसके लिए बहुत ही वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, हमारा बना हुआ हमारा वैक्सीन चलते रहेगा। दूसरी बात आपने पूछा था किसी कंट्री में क्योंकि फास्ट अप्रूवल होना है, जैसे इन रशिया एंड इन चाइना, इसको बोलता है एक्सीलरेटेड अप्रूवल। कभी कभी इस खतरनाक बीमारी के टाइम ऐसा होता है कि हमको जल्दीबाजी है वैक्सीन के लिए, सो कुछ कंट्री क्या करता है, फेज 3 नहीं करता है, 1 और 2 करने के बाद मार्केट में छोड़ देता है। सो वैसे ही हुआ स्पुतनिक, उसका नाम है, जो रशिया में है एंड एक चाइना में है। सो दीज 2 वैक्सीन फेज 3 नहीं किया, बट एक्सीलरेटेड अप्रूवल से मरीज को यूज करने के लिए मार्केट में आ गए। सो अभी यही हालत है, आपने ठीक बताया, अप्रूवल किसी को नहीं मिला है, प्रॉपर अप्रूवल जस्ट, बट वी आर ऑन द प्रोसेस। जी शुक्रिया डॉक्टर अनीता, आपने रोशनी डाली इस वक्त जो प्रोग्रेस हो रही है वैक्सीन को लेकर, उसको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो एक टॉपिक है वैक्सीन जिसके ऊपर हमेशा लोगों की नज़र रहती है, लेकिन दूसरा जो मामला है जिस पर हमेशा नज़र रहती है वो है डेली केसेस, यानी कि दिन में कितने मामले आ रहे हैं, 24 घंटे में कितने मामले आ रहे हैं। और इस जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें 36,470 नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफ़ी गिरावट है। कल के ही मुकाबले अगर आप देख लें तो काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। अब ये जो मामले हैं ये करीब 18 जुलाई के बाद से सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। अगर आप 18 जुलाई के मामले देखें तब 34,884 नए मामले आए थे, और अब जाकर के सितंबर में इतने ज्यादा बढ़ने, पीक करने के बाद अब ये मामले एक बार फिर से 34,884 के पास पहुंचे हैं, माफ कीजिए 36,000 के पास पहुंचे हैं। और इससे ये क्या हम कह सकते हैं कि कोरोना की कर्व हमारी डाउन हो रही है? क्या भारत में कोरोना कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। यही हम आपको मौत के आंकड़ों के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी गिरावट हुई। अगर आप कर्व को देखते हैं तो देखिए, पीक करने के बाद 1000 मौतें प्रतिदिन के ऊपर जाने के बाद अब ये नीचे आ गया है, 480 के करीब अब आ गया, और कुछ वक्त से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो आंकड़े हैं वो कितने डिपेंडेबल हैं या नहीं, ये आप तय कीजिए। हम आपको जो सच्चाई बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे देश में अब RT-PCR टेस्ट की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रह गई है। ये डेटा हम आपको जो दिखा रहे हैं 15 से 21 अक्टूबर के बीच का है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये निकाल पाना कि RT-PCR टेस्ट कितने हुए हैं। ज्यादातर राज्य ये आंकड़ा देते ही नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक ये कुछ राज्य हैं जो कि RT-PCR टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं और इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। यहां हो भी सकता है इस वजह से ज्यादा मामले सामने आए, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट आता है वो डिपेंडेबल होता है। वहीं हम आपको उन राज्यों को दिखाते हैं हम जो कि RT-PCR टेस्टिंग करने में सबसे पीछे हैं, और इन राज्यों में ज्यादा हो रही है एंटीजन टेस्टिंग। एंटीजन टेस्टिंग आपको बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट देता है, यानी कि पॉजिटिव आदमी को भी नेगेटिव दिखा देता है। बिहार, यूपी, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो आंकड़ा है RT-PCR टेस्टिंग का वो काफी खराब है। इतने कम RT-PCR टेस्ट के साथ उनके नंबर भी कुछ खास नहीं आ रहे। बिहार, यूपी के तो नंबर भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, दिल्ली में इस वक्त नंबर बढ़े हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरित्रा दास जुड़ गए, जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं। थैंक यू डॉक्टर दास हमसे बात करने के लिए। आंकड़े अच्छे हैं, खुशखबरी है कि 36,000 पर आ गए हैं हम डेली केसेस के, लेकिन जो चिंता हमें लगातार रहती है वो ये कि आपके कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि 90%, 80% से ऊपर एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं, RT-PCR टेस्टिंग नहीं। थैंक यू। तो जो पहला मैं बताना चाहूँगा, जो ये नंबर है 36,000, पहले हम लोग अगर पिछले 2 महीनों का ट्रेंड्स को एनालिसिस करें तो हम लोगों को दिखता है कि मंडे का जो नंबर है, क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग में जो रिपोर्ट होता है दैट इज एक्चुअली मंडे, और उन लोगों का टेस्ट होता है संडेज को।
So because the number of tests and possibly like say the type of test that takes place on Sundays, वो थोड़ा खराब होता है। तो इसीलिए आपको हर हफ्ते में ट्यूसडे मॉर्निंग का जो रिजल्ट आता है उसमें एक गिरावट देखने को मिलता है। तो पहला बात है कि ये जो 36,000 अभी हमारा जो करंट जो स्थिति है वो शायद इतना नीचे भी नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। वो हम लोगों का इससे काइंड ऑफ हम लोग मान सकते हैं कि 20% ज़्यादा होगा जो वीकली एवरेज होगा। और उसके आगे जो आपने बात की अभी RT-PCR वर्सेस एंटीजन, तो डेफिनेटली एंटीजन टेस्टिंग में जो होता है कि हमारा जो जैसे आपने बताया जो सही में पॉजिटिव है उसमें से कई एक काफ़ी हद तक कुछ लोग उन लोग शायद नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये जो आने का रीज़न है, और इसमें जो हम लोग अगर जब तक हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये जो अलग अलग कितना परसेंट RT-PCR हो रहा है और कितना परसेंट एंटीजन हो रहा है, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को नहीं मिलता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है डिफरेंट स्टेट्स के कंपैरिजन के लिए कि वो सच में वो स्टेट का अभी का स्थिति क्या है। और इसके साथ अगर सिर्फ टेस्टिंग को हम लोग अगर छोड़ भी दे कि टेस्टिंग हम लोग मान ले कि ये काफ़ी हद तक सही है, सही और पहले भी जैसे हो रहा था अभी भी वैसे ही हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज़ ए डाउनवर्ड ट्रेंड। पर हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा क्या ये डाउनवर्ड ट्रेंड इज इट एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री, क्या हमारे देश में सारे जगह पर ही ये केसेस कम हो रहा है। तो जो आंसर है कि हमारे जैसे बड़े डाइवर्स कंट्री में ऐसा कोई कभी हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि पूरा देश में केसेस कम हो रहा है, और वो हम लोगों को अभी भी दिख रहा है। जैसे कुछ स्टेट्स में जैसे केरला है, न्यू दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर एक्चुअली केसेस कम नहीं हो रहे हैं। जो हम लोग R0 जिसके बेसिस में जो रिप्रोडक्टिव नंबर है इस एपिडेमिक का, उसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखेंगे वहाँ पर एक्चुअली ये कम नहीं हो रहा है, बल्कि इन लोग ये बढ़ रहा है। और इसका एक बड़ा वजह ये भी है कि जो हम लोग का जो एपिडेमिक ट्रांजिशन है, कि शुरू में जैसे हम लोगों को ये पता है कि ये जो पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, ये इट वाज इनिशियली एन अर्बन फिनोमेना। सर ये जो बातें आप बता रहे बहुत अहम है, हमारे पास वक्त कम रह गया है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि नंबर जो है इसको लेकर के अभी खुशी मनाना जल्दीबाजी होगी, ये जरूर हम समझ जाते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा हमारे साथ ही मौजूद हैं चेन्नई से। पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें आयुषी ने भेजा है। मैं आयुषी लखनऊ से। मेरा प्रश्न ये है, स्कूल खुलेंगे, अगर हम दादा दादी के साथ रहें तो ये कितना सुरक्षित है? डॉक्टर अनीता। यस, आपका सवाल है कि स्कूल खोलने के बाद क्या होगा, क्योंकि खास तौर पे उनके लिए जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। ओके, सो क्या होता है जब स्कूल खोलते हैं, बच्चा स्कूल में जा सकते हैं, आपस में मिलते हैं, सो चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते रहता है। स्कूल में जाना आना मिलना, बच्चों लोग के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क यूज करेंगे, सो चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़िया होता है। एंड ये बच्चा जब घर पे आता है, घर का आदमी को जैसे दादा दीदी जो उम्र जिसका ज़्यादा है, वो जो घर पे है, उनके लिए इन्फेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा है। सो ये बहुत डरने का बात है कि क्या होगा स्कूल ओपन करने के बाद। सो बट हम लोग को सावधानी में रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए, अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखाई देना इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो दैट्स हाउ टू कैन प्रोसीड। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम। मेरा नाम आयुष जामवाल है और मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सर्दी कोरोना वायरस को कैसे प्रभावित करेगी, और क्या ये सच है कि छोटे बच्चे कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं होते हैं?
आपने अच्छा सवाल पूछे हैं। ये जो अभी विंटर सीजन आ रहा है, सर्दी आ रहा है, अभी अक्टूबर एंड से शुरू हो जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहते हैं इंडिया में। सो क्या होता है, बहुत सारे लंग्स इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, चेस्ट कंजेशन ये बढ़ते रहते हैं सर्दी के समय में। जिसे डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो लंग्स का प्रॉब्लम है, जिसमें डायलिसिस चल रहा है, जो कैंसर का पेशेंट है, एंड जिसका उम्र मोर देन 60-65 ईयर्स है, इसके लिए इस टाइम में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड हमारा पता है हर हॉस्पिटल में एडमिशन्स काफ़ी बढ़ते रहते हैं। एंड इस साल क्या है, हमारे साथ साथ कोरोना वायरस भी है। सो हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि क्या होगा ये सर्दी के समय में। ये कोरोना वायरस के साथ साथ इसी पे मरीज को बहुत ही तकलीफ होगा। ये डरने का बात है। तो क्या आने वाला हो रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना में। दूसरा आपका एक सवाल है कि बच्चा, बट काफ़ी देश में ये भी दिखाया गया है बच्चा लोग को भी कोरोना वायरस से आक्रांत होते हैं, क्योंकि इवन 1 साल 2 साल का बच्चा को भी कोरोना हुआ है। और इसमें जिस बच्चे को कोरोना होता है उसमें कुछ अलग सा कुछ सिंड्रोम्स एंड साइंस पता हुआ है, बट ये नहीं है कि बच्चा का नहीं होता है, किसी का भी हो सकता है, बट बच्चा में थोड़ा कम है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि मास्क जरूर पहनें, खासतौर पे दफ्तर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और अपने हाथों की सफाई का भी ख्याल रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।